नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जिन्होंने भारत में कायराना हरकत की, जिन्होंने धर्म पूछकर हत्या की, जिन्होंने देश की बहनों का सिंदूर पोंछा, उन आतंकियों के आका पाकिस्तान पर वही सिंदूर बारूद बनकर बरसा। सेना के शौर्य के आगे आतंकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। एक बार फिर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है और साफ साफ कह दिया है कि आतंक को पालने वालों के साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसा आतंकियों के साथ होता है। दुनिया ने देखा, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो सोचते थे कि भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में दुबके पड़े हैं। पाकिस्तान का हवा पानी तो पहले से ही बंद है, अब उसे इकोनॉमिकली भी बर्बाद किया जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी झूठ और प्रोपेगेंडा को भी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर कि सिंदूर से बने बारूद की ताकत पाकिस्तान तो देख चुका है, अब दुनिया के सामने आतंकिस्तान बेनकाब होगा। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। आर तिवारी जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। स्वागत है तिवारी जी आपका भी। कर्नल अनिल माथुर जी भी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है अनिल जी। और साथ ही योगेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास दिन है आज, क्योंकि 22 मई है। एक महीने पहले जिस तरह से अंजाम आतंकियों ने दिया था पहलगाम में, उसके बाद आज एक महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा था। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, इंतजार सभी को था दौरे को लेकर, किस तरह से आगे कार्यक्रम बढ़ते, किस तरह से सौगातें मिलती, लेकिन सबसे इतर अगर सबसे ज्यादा इंतजार किसी बात का था तो वो था पीएम मोदी के संबोधन को लेकर। और आज बीकानेर की जमीन से फिर ओंकार भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और सीधे तौर पर जो संदेश भेजना था वो पाकिस्तान तक भी पहुंचा दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा दिया। कितना अहम ये संबोधन रहा और कितना अहम रहेगा आज के बाद उन सवालों को लेकर भी जो अक्सर विपक्ष उठाता रहता है, जिसको जवाब नहीं मिल पा रहे थे। आपको लगता है कि संबोधन के बाद बहुत सारी चीजें फिर प्रधानमंत्री ने रिपीट की, जिसके बाद सवालों का, अब कह सकते सवालों के लिए जगह नहीं है? देखिए, सवालों के लिए जगह तो पहले भी नहीं थी। ना तो देश का कोई व्यक्ति सवाल कर रहा था, ना कोई विदेश का व्यक्ति सवाल कर रहा था, क्योंकि सबको पता था कि भारत के आत्मा के ऊपर जो हमला हुआ, भारत में बैठी एक मजबूत सरकार ने और भारत की पराक्रमी सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन जिनकी आदत है, जो कभी भारत के हितों के साथ नहीं रहे, वो तो आज भी बोलते हैं, पहले भी बोलते थे और आगे भी बोलते रहेंगे। देश की जनता उनको समय समय पर इसका जवाब देती रहती है। देखिए, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री आज देश के नायक की तरह, राष्ट्र नायक की तरह, वो जिस तरीके से बीकानेर में दहाड़े हैं, उससे न केवल पाकिस्तान में बैठे हुए लोग बल्कि इस देश में मौजूद पाकिस्तान के समर्थक भी विचलित हैं। जिन्होंने प्रधानमंत्री का आज का भाषण सुना है वो स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि आज ना भारत के ऊपर कोई हमला करने की सोच सकता है और ना कोई इस बात को अपने मन में रख सकता है कि भारत की किसी भी नागरिक के ऊपर हमला करके वो बचकर चला जाएगा या उसके आकाओं को बचा लिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में देश और दुनिया में जो हमारे दुश्मन बैठे हैं, जो देश के अंदर भी कहीं पर होंगे और जो दुनिया में बाहर बैठे हैं, उन सबको एक सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि सर्वप्रथम भारत है, भारत के नागरिक सर्वप्रथम है, भारत का हित सर्वप्रथम है और उसके ऊपर किसी तरीके का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट स्वर में कह दिया कि तीनों सेनाओं को खुली छूट हमले के बाद दी गई और जिस तरीके से 28 हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, उसके बाद जिस तरह की भारत की सेना ने पराक्रम दिखाया, उसकी पूरी दुनिया आज लोहा मानती है। देखिए श्वेता, जब युद्ध होता है और जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब संकट होता है, तब देश की सरकार, देश की सेना और देश की जनसामान्य साथ मिलकर लड़ते हैं। इस देश ने ऐसे बहुत सारे मौके देखे होंगे 10, 12 साल, 15 साल में, 20 साल में, जब यूपीए की सरकार होती थी 2004 से 2014 के बीच में, जब हमारे देश के अंदर आकर, हमारे देश में सीमाओं से 1,000, 2,000 किलोमीटर तक अंदर आकर आतंकवादी हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमले करते थे, बम ब्लास्ट करते थे, मारकर चले जाते थे, लेकिन कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। कौन भूल सकता है शहीद हेमराज को? हमारी सेना के अंदर, हमारी सीमा के अंदर घुसकर
गला काट दिया, और दुस्साहस देखो कि गला लेकर चले गए पाकिस्तानी, वो गला भी हमारे लोग ला नहीं पाए। क्या तब सेना नहीं चाहती थी हमला करना? क्या था हमारी सेना के मनोबल तब कमजोर था? हमारी सेना का मनोबल कभी कमजोर नहीं था, हमारी सेना की ताकत कभी कमजोर नहीं थी। कमजोरी थी तो राजनीतिक नेतृत्व में, जिसने उस सेना के हाथ नहीं खोले। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही साहस है कि भारत के किसी भी नागरिक के ऊपर हमला हुआ, भारत की सेनाओं के हाथ खोले, और परिणाम दुनिया ने देखा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये जो हमला हुआ, ये तो कश्मीर में हुआ। वो कश्मीर जो दशकों से आतंकवाद से ग्रसित है, और वहां की परिस्थितियां सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस देश की आत्मा के ऊपर तो हर शहर में हमले हुए। कौन नहीं जानता कि देश की आर्थिक राजधानी में पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी घुसे और एक होटल को 3 दिन तक बंधक बना लिया, 250 से ज्यादा लोग मार दिया, 250 से ज्यादा लोग मार दिया। क्या कर लिया आपने? भारत की संसद पर आत्मा पर आपके पाकिस्तान वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में संसद पर कितने आतंकवादियों ने हमला किया? ठीक है, लक्ष्मीकांत जी से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं कर पाए आप। केवल देश के प्रधानमंत्री की स्तुति से कुछ नहीं होता। वोट लेकर आए हो हॉमेल से, कितने नागरिक मार के चले गए थे जयपुर में? क्या कर लिया आपने? अरे आपकी सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, सरकार करेगी। जयपुर में वसुंधरा राजे की सरकार थी। आतंकवादी राज्य सरकार होगी। लक्ष्मीकांत जी तिवारी जी सुनिए 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 एक मिनट। पाकिस्तान लक्ष्मीकांत जी तिवारी जी एक मिनट। आतंकवादियों का आपने क्या किया? पहलगाम के आतंकवादियों का आपने क्या किया? प्रधानमंत्री से हाथ उतारते रहते हो। हमारी सरकार हमारी आपके विधानसभा में बम फोड़े और आज आपके पक्ष ले रहे हो। चलिए ठीक है, लक्ष्मीकांत जी एक सेकंड। तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। तिवारी जी सुनिए एक मिनट। लक्ष्मीकांत जी तिवारी जी बात सुनिए। तिवारी जी एक मिनट सुनिए पहले। तिवारी जी पहले बात सुनिए। तिवारी जी एक मिनट। आप दोनों अगर इतिहास में पहले जाएंगे, आपकी सरकार थी तब ये हुआ, हमारी सरकार थी, अब इससे मतलब नहीं है। जो हुआ वो हुआ। आज की बात करते हैं, आज की बात ही कर रहे हैं। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये पहला संबोधन था, और आज जो उन्होंने कहा क्यों ना हम उसी पर बात करें। इतिहास में जाएंगे तो बहुत पन्ने उल्टे जाएंगे, और इतना वक्त नहीं है, इतने वक्त नहीं कि अभी इसमें चर्चा किया जाए। ठीक है, चलिए रुके एक सेकंड। तिवारी जी एक सेकंड रुके। तिवारी जी अड़तालीस का भी आएगा। तिवारी जी आप चर्चा नहीं करेंगे क्या? तिवारी जी एक सेकंड सर। लक्ष्मीकांत जी ने आज को लेकर बात रख ली, आपसे ही मैं सवाल करने आ रही हूँ। अगर हम 65, 71 इस पे जाएंगे, युद्ध बहुत होगा, और यहाँ पर चर्चा नहीं, युद्ध ही होने लगेगा। आज की बात करते हैं। अब देखिए, बार बार कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उठा रही थी, केंद्र सरकार के विजन को लेकर भी उठा रही थी। आप सीजफायर लेकर आ जाते हैं, आप कहीं कुछ लेकर आते हैं। मैं सीधा सवाल आपसे आज के पीएम के दौरे को लेकर देखती हूँ, विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस इस दौरे को कैसे देखता है, उनके संबोधन को कैसे देता है? टू द पॉइंट, इसी पर जवाब तिवारी जी, इधर उधर की बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। वीरों की भूमि पे आए, कांग्रेस ने उसका स्वागत किया, लेकिन यक्ष प्रश्न तो पूछना पड़ेगा ना। हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता पार्टी की जैसे स्तुति गान नहीं करेंगे। अगर हमने गलतियां की तो हमको सजा दी जनता ने, हम आज प्रतिपक्ष में। अगर आप केवल अहंकार में रहो और स्तुति गान करते रहो, मैं कह रहा हूं आज प्रधानमंत्री जी का वो बयान, मेरे खून में, मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, ये डायलॉग अच्छा तो है, लेकिन वही 22 तारीख, आज 22 अप्रैल को मेरी बेटी और मेरी बहन का सिंदूर उजाड़ने वाले, उनको आपने क्या किया? गिड़गिड़ा रही थी मेरी बहनें, मेरी बेटियां, और फिर आपने अचानक 10 तारीख को 3 बजे सीज फायर कर देते हो, और फिर आप ये कहलाते हो पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था। अरे मेरी बहन बेटियां भी तो गिड़गिड़ा रही थी, आपने क्यों नहीं पीओके लिया, क्यों नहीं बलिस्तान को लिया? वो इंदिरा गांधी थी। आणविक बम से लैस अमेरिका का राष्ट्रपति ने कहा युद्ध बंद कर दो, आणविक बेड़ा हिंद महासागर में आ रहा है। अरे वो तो महिला थी, आज से 50 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े। अनिल माथुर जी, मैं वापस बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है तिवारी जी, आपने कहा यक्ष प्रश्न करना होगा, आपने प्रश्न किया, ठीक है। क्यों नहीं बलिस्तान को? कर्नल अनिल माथुर जी एक सेकंड। तिवारी जी एक सेकंड सुनिए भी। तिवारी जी बिल्कुल होना चाहिए, और सालों से होना चाहिए, दशकों से होना चाहिए, नहीं हुआ अभी तक। अनिल जी सर, ये जितने आसानी से, जितने आराम से तिवारी जी ने ये कहा कि सीजफायर क्यों कर दिया, पीओके लेकर आते, इतना आसान था।
और क्या होती है स्ट्रैटेजी होती है, और हर चीज देखना पड़ता है। जिस तरह से कदम उठाया गया, सर बार बार ये सवाल क्यों उठा रहा है विपक्ष? क्या वाकई में इतना आसान है कि बस युद्ध भी नहीं हुआ, हम तो उनके जवाब ही दे रहे थे, जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, जब वो नहीं रुक रहे थे तो हमने वहां पे नस्तनाबूद किया और दिखा दिया कि भारत मजबूत है, तुमसे ज्यादा ताकतवर, इसलिए वही रुक जाओ। और जब सीज फायर हुआ तो शांत, और ये भी फिलहाल के लिए, ऐसा नहीं कि विराम लग गया अब कुछ नहीं ऐसा होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कर्नल अनिल, सवाल मेरा आपसे यही है कि कितनी आसानी से पीओके लेकर आ जाते, क्या वाकई में इतना आसान है? तो आज ही भेज देते हैं, लेके आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूंगा। 40 साल मैंने भी देश की सेवा की है सेना में रहकर, और देश की सेनाओं को, तीनों सेनाओं को, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पे भी देश को पूरा यकीन है, हर गवर्नमेंट को यकीन रहा था। जो आतंकवाद की घटनाएं होती हैं जिसको हम अंदर घुस के मारना कहते हैं, आर्मी कभी भी चुपचाप नहीं बैठी। जैसे किसी का सर काट दिया था, नाम लिया था, बार बार मैं जान के नाम नहीं लूंगा, तो उस समय इंडियन आर्मी जो LOC पे थी, विद इन 24 hours to 48 hours we do a action, we moved to that side and finished them, whatever is our immediate target, we finished it। कभी भी खाली नहीं बैठे। मैं तो अपनी बात करता हूँ, 97 में जब झेलम एक्सप्रेस हमारी डिरेल हो गई थी, आतंकवादियों ने की थी, तो हम तुरंत, मैंने ही, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, ये मेरा काम था, फौज का काम था कि हम पलट के जाएं, उनका दिमाग ठीक करके आए, जो आतंकवादी लॉन्च पैड में थे उन तक हम रीच आउट कर सकते थे कभी भी, और करते थे, और आज भी कर रहे हैं, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। उसके बाद भी एक्शन होता रहता है। देश को पूरा हम पे विश्वास है कि हम बदले की भावना नहीं, बल्कि उनको खत्म करने की भावना से एक्शन करते हैं, नीजर का एक्शन नहीं करते हैं। आज रही बात जो बीकानेर में ये बहुत अच्छी शानदार रैली हुई, उसमें बहुत अच्छा एक मैसेज गया उस तरफ। मैं देश का जान के नाम नहीं लेता, क्योंकि वो एक फौजी होने के नाते बार बार मैं उस पड़ोसी देश का नाम लेता रहूं, मगर आप समझ गए, उसमें बहुत गजब का मैसेज गया कि देखो, जहां आपने नाल पे बिल्कुल से पड़ोस में ये रैली हुई होगी, उसके ठीक उस तरफ बहावलपुर, ये पहली बार था जब हमने इंटरनेशनल बॉर्डर दैट इज नॉट LOC के उस तरफ, बल्कि पाकिस्तान की 150 किलोमीटर अंदर जाकर बहावलपुर पे हमने सटीक हमला किया, आतंकवाद के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर। और अब आतंकवाद के जो अभी ये पहला स्टेप था कि आतंकवादियों के ऊपर हमने उनको पिन पॉइंट करके ख़त्म किया, और ये बता दिया उनको कि हमने ना मिलिट्री के ऊपर अटैक किया, ना उनके आम लोगों पर अटैक किया। ठीक उसके टाइम, उसके थोड़े देर बाद उसने फिर से एक हमला करने की कोशिश की कि अगर हम इतना सटीक हमला कर सकते 150 किलोमीटर अंदर जाकर, तो उन्होंने नाल, आदमपुर, जैसलमेर जैसे जो हवाई अड्डे हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के में है, बॉर्डर पे एग्जैक्टली तो नहीं है मगर हैं काफ़ी डेप्थ में, तो पाकिस्तान ने कोशिश की कि शायद वो भी हमको उसी ढंग से बर्बाद कर सकता है, मगर उसकी एक भी चाल नहीं चली। और ये जो आज की रैली है, ये देश के उसी इलाके में नाल के पास जाकर ये बोलना, ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि हम सिर्फ बैठे नहीं है, सिर्फ पॉज है, कोई फुल स्टॉप या कॉमा नहीं है, सिर्फ पॉज है। दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पॉज एंड टैक्टिकल पॉज, व्हिच इज पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग। So you can understand what is going to come next. बिल्कुल, और इसलिए इसमें सवाल तब उठेगा जब हम कहते हैं कि पूर्ण विराम लग चुका, फुल स्टॉप है, आगे कुछ नहीं, तब आप सवाल करिए। लेकिन ये सही कहा आपने, ये पॉज है। योगेंद्र गुप्ता जी, जब सिंदूर बारूद बनता है तो क्या नतीजा होता है, ये दुनिया ने देखा है। आज संबोधन में ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे अहम बात आज आपको क्या लगी इस पूरे दौरे को लेकर, राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए? देखो श्वेता, इसमें ना 3 अलग अलग चीजें हैं। एक जो प्रधानमंत्री का संबोधन वो है, दूसरा राजनीतिक पहलू, और तीसरा कांग्रेस का पक्ष है, और तीनों को मुझे लगता है समझना चाहिए। अगर राजनीतिक अब प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो निस्संदेह वो बॉर्डर पर गए हैं, सेना के साथ रहे हैं, एक मैसेज उन्होंने दिया, और बड़ा मैसेज बड़ा स्पष्ट है। पहला मैसेज सेना को है कि उसके पीछे, उसके हर एक्टिविटी के पीछे जो शीर्ष नेतृत्व है भारत का, वो साथ में तैयार खड़ा हुआ है। दूसरा, सेना को खुली छूट है कि अगर कभी भी इस तरह की कोई हिमाकत करता है पड़ोसी हमारा दुश्मन देश, तो सेना पीछे नहीं हटेगी। ये बड़ा स्पष्ट संदेश है पाकिस्तान को भी, स्पष्ट हमारे अन्य दुश्मन देशों को भी। तीसरा, देश की जनता को वहां से सीधा संदेश उन्होंने दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने देश के किसी भी नागरिक के ऊपर किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश की, तो 100% तय है कि देश की सरकार और देश की जो सेना है वो उसका जवाब देगी। ये तीनों मैसेज साफ साफ गए, और तीनों मैसेज जाने चाहिए। देश की जनता का जो विश्वास है, उस समय जो देश पूरा एकजुट था, चाहे कोई विपक्षी दल हो, देश की जनता हो, सेना हो, सब एक साथ थे, उसके लिए बहुत जरूरी था। और प्रधानमंत्री, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी, अहम खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा SMS अस्पताल के दौरे पर है। तस्वीरें SMS अस्पताल से हैं,
एसएमएस अस्पताल में भर्ती है मुख्यमंत्री की माताजी। मुख्यमंत्री ने अपनी माताजी की कुशलक्षेम जानी, चिकित्सकों से भी उनके उपचार को लेकर जानकारी ली। कल उनकी तबीयत नासाज हुई थी, जिसके बाद भरतपुर से उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनका इलाज जारी था और आज जिस तरह से बीकानेर में मौजूदगी रही इस बड़ी रैली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, और अब ये एसएमएस से तस्वीरें हैं जहां एसएमएस अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अब एसएमएस अस्पताल से रवाना हो रहे हैं। तो चिकित्सकों ने उपचार को लेकर जानकारी ली चिकित्सकों से। ये तस्वीरें हैं, एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनकी माताजी यहां पर एडमिट है, भर्ती है, उनका इलाज जारी है। तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद उन्हें भरतपुर से जयपुर एसएमएस अस्पताल लाया गया था और अब उनके कुशलक्षेम जानने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे। न सिर्फ एक मुख्यमंत्री के नाते बल्कि एक बेटे के नाते वो यहां पर पहुंचे, उनकी हालचाल जाने और अब एसएमएस अस्पताल से रवाना हो चुके हैं सीएम। चलिए वापस चर्चा करो करते योगेंद्र, जिस वक्त मैंने आपको रोका था आप अपनी बात पूरी की। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपना वहां संदेश दिया है वो निसंदेह सबके लिए है और ये बहुत जरूरी भी था और बड़ा मजबूत संदेश है। अब दूसरा, जहां तक राजनीति की बात करेंगे तो देखिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि जो बिहार के चुनाव है, बंगाल के चुनाव, बाकी जगह चुनाव है, वहां पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश करके अग्रणी बनने की कोशिश करेगी, ये कहीं उनके मन में होगा। इसलिए वो लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि जो भी वो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो सीज फायर को लेकर हो, ट्रम्प के किसी बयान को लेकर हो, बाकी चीजें हो, हम सिर्फ ये कह के इग्नोर नहीं कर सकते कि विपक्षी दल, इसलिए हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जवाब कोई भी मांग सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि बिना किसी बात के अगर वो कोई सवाल उठा रहे और वो अगर वाजिब सवाल उनको लगता है तो उसका खुलासा उनको करना चाहिए। अगर ये तीनों चीजों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से हम इन चीजों के तह तक पहुंच सकते हैं। और प्रधानमंत्री का जो दौरा है, अभी बीकानेर हुआ, उसके बाद अन्य दौरे होंगे सीमाओं पर, तो मुझे उनको लगता है कि हम सबको लेकर के उनको पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी। देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं। अभी जो राजनीतिक विश्लेषक जी ने कही, जब ये सीज फायर जिस दिन हुआ था उसी दिन रात को भारत के प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए थे और देश को संबोधित किया था और उन्होंने जितने सवाल थे उन सब सवालों देखिए आप इनको देखिए। अरे देखिए, आपको क्या परेशानी है मुझे बताइए, आपको क्या परेशानी है? आपको क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप तो ये कह रहे हो कि आतंकवादियों की लाश देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी। आप तो ये कह रही थी आतंकवादियों की लाश देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी सोनिया गांधी बाटला हाउस के एनकाउंटर की लाश देखकर। अरे बाटला हाउस के एनकाउंटर में मरे आतंकवादियों के शव देखकर रो पड़ी थी आपकी माता जी, रो पड़ी थी वो। आप कहां पड़ी थी? सोनिया गांधी। सलमान खुर्शीद कह रहा है, सुनाओ आपको। अरे आप में और पाकिस्तान समर्थकों में ज्यादा अंतर नहीं है, आप में और उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। ये आपको डर क्या लगता है? आपको डर ये लगता है कि आपकी पोल नहीं खोल दे, इसलिए अरे पूछा लेना, आप उछाल लो, आप क्यों पूछ खोल रहा है? भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया, भारत के सेनाओं के प्रमुखों ने कह दिया, आप अमेरिका की बात मानते हो, हम अपने सेना प्रमुख की बात मानते हैं, प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। अमेरिका के चमचे हो आप, अमेरिका की बात मानोगे? सम्मत हो अमेरिका की आप? आप सवाल करना चाह रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी तो वो बताया जो पूरा देश बात कर रहा है, जो बीजेपी भी कह रही, जो सेना भी कह रही। आप बताइए इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? हाँ, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? अच्छा एक बात सुनिए, इन्होंने मेरी बात बीच में, मैं इनको बोल, आप ये बताइए मुझे, आपके कांग्रेस पार्टी के शासन के समय 2004 से 2014 तक दर्जनों बम धमाके देश के अंदर हुए, क्या किया आपने? क्या क्यों नहीं जाए? अरे इतिहास में ईपीओ के लेके गए थे, वर्तमान में नहीं लेके गए, वर्तमान में पीओ के नहीं लेकर गए, अनिल माथुर जी, क्या आज इन बातों की जरूरत है? क्या आज इन बातों की जरूरत? एक मिनट, तिवारी जी सुनिए। लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड, लक्ष्मीकांत जी, पाकिस्तान समर्थकों में ज्यादा अंतर नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, देश में उनका समर्थन करने वाले, देश के अंदर उनका समर्थन करने वाले लोग हैं। तिवारी जी, देश का माहौल खराब करने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है, फिर आप दोनों देखिए वही कर रहे हैं। तिवारी जी वही कर रहे हैं कि उस वक्त कौन था, हमारे पीएम ने क्या किया, तुम्हारे इसने क्या किया, इसका क्या
आज हम बात करें तो आज पे रुकिए ना। अगर किसी की बीच में बोलने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं होता तिवारी, चर्चा नहीं हो पाएगी ऐसे में। लोग करते हैं ऐसे, उनको पोल खोलने की डर होती है। अनिल माथुर बता जी, देंगे क्या क्या बात की है देश में आपने। ये इन बातों की जरूरत आज है क्या, या फिर हम ऐसे हो गए कि भाई कुछ भी करना है हमें उसमें खामियां निकालनी है, या फिर पेशेंस नहीं रह गया है कि थोड़ा रुकिए, ये नहीं कहा गया कि सीजफायर हो गया सब कुछ खत्म, फिर भी वही सवाल उठ रहे हैं बार बार। अनिल माथुर जी, मैं वापस आ रही हूँ। आज बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा, सर हैं मेरे साथ जी, कि पीओके का आजकल काफ़ी जिक्र हो रहा है। मैं जब नया नया ऑफिसर बना था तब मैं सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल पे मेरी पोस्टिंग थी, तब सब कुछ शांत था वहाँ पर, कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी इतनी नहीं होती, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बेसिकली 89 के बाद ज़्यादा होने लगी, क्योंकि वो फायर करके हमारा ध्यान बटाकर टेररिस्ट को पंप इन करते थे। जब मैं नया नया गया तब सब कुछ शांत था, उस तरफ के गांव वाले भी हमसे कोई नफरत नहीं करते, उस तरफ मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी। तभी वो चाहते थे उस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s, कि भाई ये हम मेन कश्मीर का हिस्सा क्यों नहीं है, जबकि हमको कहते हैं आज़ाद कश्मीर, हम किसी भी ढंग से आज़ाद नहीं है। जब पीओके के लोगों को ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान उनका सगा है, तो हमेशा से वो विश्वास खो चुके थे अपनी आर्मी का, मतलब पाकिस्तानी आर्मी का। पीओके वाले तो उनको अपनी आर्मी मानते ही नहीं है, क्योंकि 48 में उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर पूरा काट कर आपको 10-15 दिन में दे देंगे, तब तक भारत का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था। मगर जब भारतीय सेना गई 15 जनवरी 1948 में, और उनको जिस ढंग से हमने धकेला कि वो कई 100 किलोमीटर पीछे तक हमने धकेल दिया था श्रीनगर से, फिर उसके बाद कहा गया कि यूएनओ आके बीच बिचाव कर देगा और फिर वापस में इंटरनेशनल बॉर्डर कश्मीर का जो कहते हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। मगर ये तय बात है कि पीओके का हर बाशिंदा, हर नागरिक जो उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो सब चाहते हैं कि वो मेन कश्मीर, और मेन कश्मीर क्योंकि अब भारत के साथ है, जिस ढंग से वहाँ तरक्की हो रही है, वो चाहते हैं कि हम, और ये मुद्दा बिल्कुल सही है इस समय उठाना कि पीओके के ऊपर ही बातचीत होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल। हाँ, मैं उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 1948 में हमारी सेना अंदर घुस गई थी और पीओके को क्रॉस कर गई थी। तो आप सवाल तो आज ये उठता है कि वो पीओके तब वापस क्यों नहीं लिया, वो तो हमारी ही जमीन थी, कोई कबाली आके उस पर कब्जा करके बैठे थे, उसको खाली क्यों नहीं करवाया गया, ये तो सवाल आज है ना। और आपके पास 1965 में मौका था, 1971 में मौका था, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटनों के बल के ऊपर थे, आप क्यों पीओके लेकर नहीं आए? क्यों आप पीओके तो छोड़ दीजिए, 54 जो हमारे युद्ध बंदी पाकिस्तान की जेलों में बनते उनको भी छुड़ा नहीं पाए। ये सेना ने 93,000 लोगों को घुटनों के बल पर बिठाया। आज के वक्त पे भी सवाल उठाना आसान है, लेकिन इतिहास में बहुत कुछ बेहतर नहीं हो गया है। पहले बेहतर भी बहुत कुछ नहीं हो गया, फैसले पहले भी ठीक नहीं लिए गए। इंतजार है तो ठीक है, और इसलिए अब इंतजार वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। योगेंद्र जी, एक अहम सवाल है, आज पीएम मोदी ने भी जिक्र किया डेलीगेशन को लेकर, 7 अलग अलग ग्रुप हमारे डेलीगेशन जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हकीकत बयां करेंगे, ये कितना जरूरी रहेगा और इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा? नहीं, ये श्वेता बहुत जरूरी भी है, और देखो इसका दूसरा आपको साइड इम्पैक्ट देखना चाहिए। इम्पैक्ट ये है कि अभी बार बार सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि सीज फायर रोका गया है, मतलब हमने भी सीज फायर चालू है, हमने एक पल कुछ समय के लिए रोका, अगर पाकिस्तान ने वापस हिमाकत की तो दोबारा चालू करेंगे। इसके पहले अगर वापस ऐसा होता है, जो अभी एक सवाल उठ रहा है कि बाकी कंट्रीज ने हमारा उस लेवल पे साथ नहीं दिया जिस लेवल पे देना चाहिए था, तो हमारा जो डेलीगेशन जा रहा है वही काम कर रहा है, वहां जाकर के बता रहा है कि पाकिस्तान किस तरह की नापाक हरकतें करता रहा है, की है और आगे भी कर सकता है। तो ये सारे के सारे वहां पर रखे जाएंगे सारे मुद्दे। उसके बाद में अगर फिर कभी दोबारा ऐसा मौका आता है, एक जमीन वहां पर तैयार की जा रही है, ताकि अगर अगली बार ऐसा मौका आए तो ये जो देश है, हमारे मित्र देश है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, और इस बार जैसा हुआ वैसा ना हो, और पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए जिस सबक की उम्मीद देश की जनता आज की तारीख में कर रही है। बिल्कुल ठीक, आप क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने की। आपने एक बात कही कि जो दूसरे देश है वो हमारे साथ खड़े रहें। क्या होता है, जब दुश्मन से लड़ाई करनी होती है तो उससे लड़ना आसान है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो वो स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन आज के वक्त में है जब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम एकजुट है, हमने जो कदम उठाया किस तरह से वो सही था, किस तरह से हमने पाक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, किस तरह से फैसले हमने लिए, अपनी शर्तों पर लिए। लेकिन अगर हमारे ही देश से सवाल उठने लगेंगे तो वो आधार दूसरे देश के लिए बनेगा, जो उसको सबूत के तौर पर कहेगा कि इनके लोग ही ये कह रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान थोड़े ना कह रहा है। तो बेहतर यही है कि हम अगर एकजुट होंगे, कम से कम जब राष्ट्र की बात हो, सेना की बात हो और दुश्मनों से लोहा लेने की बात हो, तब एकजुटता नजर आनी चाहिए। बाकी राजनीति तो अपनी जगह है, वो आज भी हो रही है, पहले भी होती थी और आगे भी होती रहेगी, लेकिन कम से कम इस तरह के मुद्दों में सवाल ऐसे नहीं उठाए जाने चाहिए जो दूसरों के लिए लाभकारी बन जाए। स्थिति क्या है समझना आपको है। चलिए, बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।